विदेश में हिंदुस्तान के बारे में वो ना मोदी जी को शोभा देते हैं और ना प्रधानमंत्री के पद को। न्यामगिरी के बाद भट्टा परसोल में गया और यहां भट्टा परसोल के किसान आए। आज उन्होंने सोनिया जी को शॉल दिया, प्रधानमंत्री जी को शॉल दिया। मेरी उनसे पुरानी दोस्ती है, मगर जब मैं पहली बार उनसे मिला था, उन पे ऊपर पुलिस का हमला चल रहा था, उनको डराया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको काटा जा रहा था। क्यों काटा जा रहा था, क्यों मारा जा रहा था? क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। मायावती जी की सरकार थी, हजारों एकड़ किसान से छीनकर, मजदूर से छीनकर उद्योगपतियों को, बिल्डरों को दिए जा रहे थे। भट्टा परसोल में मैंने पदयात्रा की, एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा, राहुल जी मेरी जमीन ले ली, मुझे तो बताया भी नहीं। एक दिन मैं गई, सुबह उठी 4 बजे 5 बजे उठी और मेरी जमीन के चारों ओर रस्सी बंधी हुई थी। एक व्यक्ति वहां खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा, भैया ये आपकी जमीन नहीं है, ये तो अब हमारी जमीन है, अब आप यहां से जाइए। हम आपके हक के लिए लड़े थे। 2 साल लगे उस बिल को तैयार करने में। और मुझे याद है जयराम रमेश जी से मैंने बात की थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं सबसे पूछकर यह काम कर रहा हूं। और जिस दिन वो बिल पास हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है बीजेपी के नेता पार्लियामेंट के मेज पे ऐसे अपना हाथ थपा रहे थे। तो क्या बदल गया उस दिन से और आज में? क्या फर्क है? क्यों उनके नेताओं ने उस बिल को पास किया, ताली बजाई, समर्थन दिया और फिर आज ऑर्डिनेंस के माध्यम से, पार्लियामेंट से नहीं, लोकसभा राज्यसभा से नहीं, ऑर्डिनेंस से उस बिल को मानने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन की, मदद की, हम बिल लाए, एमएसपी बढ़ाई। बीजेपी एनडीए की सरकार किसान की बात क्यों नहीं सुन रही है? एमएसपी वहीं की वहीं पड़ी है। खाद सब्सिडी कम की, हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, सिंचाई का बजट कम किया, कृषि विकास योजना का बजट आधा कर दिया और किसान की फसल मंडी में पड़ी हुई है। किसी दिन एक बहाना देते हैं, किसी दिन दूसरा बहाना देते हैं, मगर आपकी फसल नहीं खरीदते। ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ से किसान को कमजोर कर रहे हैं, दूसरे तरफ से जमीन का जो हमने बिल पास किया उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों चीजों के पीछे सोच क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले जाता हूं। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मुझे वहां बुलाया और मैं ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की माइन दिखाई। हजारों एकड़ बड़ी माइन थी। दुनिया के 25% हीरे उस माइन से निकलते हैं। माइन में मुझे ले गए, अंदर ले गए, आगे पीछे घुमाया। 2 दिन के लिए वहां मैं उनके साथ था। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने सोचा कि भाई इतनी ज्यादा जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, तो ये जमीन किसकी थी? वो लोग कहां हैं
जिनकी ये जमीन थी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइन बन गई है, 25% हीरे इस माइन से निकलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, ये जो जमीन थी ये किसकी थी? उन्होंने बताया कि राहुल जी, इस जमीन पे 300 परिवार रहते थे, हजारों एकड़ जमीन थी, 300 परिवार थे। तो मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, डायमंड माइन बन गई, हीरे बन रहे हैं, निकल रहे हैं, आप इनको पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, वो जो 300 लोग थे, 300 परिवार थे, उनका क्या हुआ? वो कहां है? तो उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी हम आपको मिला देते हैं, कल हम आपको उनसे मिला देते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि भाई 300 परिवार हैं, सबसे बड़ी डायमंड माइन है, सूट पहन के आएंगे, बूट पहन के आएंगे, मर्सिडीज में आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में आएंगे। जब मैं वहां गया, मेरे सामने 5 मजदूरों को खड़ा कर दिया और मैंने उनसे पूछा, भैया ये कौन है? मुझे कहते हैं, भैया ये हैं वो लोग जिनकी ये जमीन थी। मगर ये क्या करते हैं? ये माइन में मजदूरी करते हैं, ये वेयरहाउस में काम करता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। इनको हमने ट्रेनिंग दी और इनको हमने नौकरी दी। आपको एक बात समझनी है, ये जो आपकी जमीन है जिस पे आप खेती करते हैं, इसको आप मां मानते हो, मगर आज के हिंदुस्तान में ये जमीन सोना है, सोना। इसका दाम आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सोने के दाम से ज्यादा होगा। सच्चाई ये है। और मोदी जी ने चुनाव कैसे जीता, मैं आपको समझा देता हूं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। इसलिए वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान को सही दाम ना मिले, किसान को पानी ना मिले, किसान को फर्टिलाइजर ना मिले, किसान अपने बल पे ना खड़ा हो, कमजोर हो जाए, गिर जाए और फिर हम उसकी जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दें। यह सोच है। गुजरात मॉडल में मोदी जी ने दिखाया, उद्योगपतियों को दिखाया कि गुजरात के किसान से मैं आसानी से जमीन छीन सकता हूं। और उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो जो मैंने गुजरात में किया है वो मैं पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाऊंगा। और वो काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो नींव है उसको कमजोर करने जा रहे हैं। देखो, घर बनता है, ये इमारत बनी है, पूरी की पूरी नींव पे खड़ी होती है, फिर दीवारें बनती हैं, फिर फ्लोर बनता है। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। ये इनका काम है और ये आपके साथ करना चाहते हैं, किसानों के साथ करना चाहते हैं और मजदूरों के साथ करना चाहते हैं। आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। आपके माता पिता बीमार होंगे, उनका इलाज कराना होगा। आपके पास जमीन है, आने वाले समय में इससे आपको फायदा होगा, इसकी आपकी पूरी कीमत मिलनी चाहिए। हमने कानून में
4-5 चीजें की थी। सबसे बड़ा काम था कि आपको हमने मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिलवाया। पहले आपसे जमीन छीन ली जाती थी, आपको दाम नहीं दिया जाता था, हमने उस बात को बदला। मगर 4 और बहुत जरूरी चीज की थी। सबसे जरूरी चीज जिसको कंसेंट क्लॉज कहते हैं, हमने कहा कि अगर आपसे जमीन ली जाएगी तो आपसे पूछ कर ली जाएगी। जब तक 80% लोग हां नहीं कहेंगे तब तक जमीन आपसे नहीं ली जाएगी। उस क्लॉज को बीजेपी ने खत्म करा है। दूसरी बात, हमने कहा कि एक ऑडिट होगा। अगर किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो 6 महीने के अंदर ऑडिट होगा, पता लगाया जाएगा कि जमीन लेने का असर किसान पे, मजदूर पे क्या हुआ और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बात, हमने कहा कि अगर कोई अफसर कानून को लागू नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों को बीजेपी ने खत्म किया है। और आखिरी बात हमने कही थी, और शायद ये इनकी नीयत दिखाती है, हमने कहा था देखो, अगर 5 साल के अंदर, जमीन लेने के बाद 5 साल के अंदर काम नहीं शुरू किया गया तो जमीन वापस किसान को दी जाएगी। इस चीज को भी बीजेपी ने बदला। इस चीज को बदलने की क्या जरूरत थी? अगर सचमुच में वो मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, अगर सचमुच में वो कुछ बनाना चाहते हैं, तो फिर ये 5 साल को बदलने की क्या जरूरत है? ये 5 साल को इसलिए बदला गया है क्योंकि आपकी जमीन को लैंड बैंक बना के अमीर लोगों को देना चाहते हैं। वहां कोई मेक इन इंडिया कुछ होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना है। यहां मेक इन इंडिया सफल नहीं होने वाला है। इधर से आपकी जमीन छीन ली जाएगी और उधर आपको रोजगार नहीं मिलेगा और आप बीच में गिरोगे सीधे। हम आपके साथ खड़े हैं। भट्टा परसोल में लड़े, न्यामगिरी में लड़े, और आप घबराओ मत। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ डट के खड़ी रहेगी। और जहां भी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करेंगे वहां कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी के नेता आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा आपको दिखाई देंगे। मैं आपको वहां दिखाई दूंगा। यह देश किसानों का, मजदूरों का देश है। जरूर प्रगति की जरूरत है, जरूर बिजनेस की जरूरत है, जरूर मेक इन इंडिया की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जरूरत है, मगर किसानों की भी जरूरत है। किसानों के बच्चों की पढ़ाई की भी जरूरत है, किसानों के भविष्य की भी जरूरत है। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां चुने हुए लोगों को सब कुछ मिल जाए और हमारे किसान भाइयों को कुछ ना मिले। वो मजदूर बने, वो नौकर बने, और बाकी लोग हवाई जहाज में उड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चले। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और जैसे हमने न्यामगिरी में जीत हासिल की, जैसे हमने बिल पास करवाया था, वैसे ही हम एक बार फिर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाने पर लिया है और खास तौर से विदेश यात्रा के दौरान जो कहा गया, देश के भीतर जो नीतियों के जरिए रखा जा रहा है, निशाने पर पहली बार बहुत तीखा हमला, सीधे तौर पर कहें तो बहुत तीखा हमला किया गया है राहुल गांधी के जरिए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार की नीतियों का विश्लेषण उन विकसित देशों में जो विकास की दिशा में बढ़ चुके हैं उससे किया, उसको लेकर
लगातार ये बात जो कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश की यात्रा कर रहे हैं और वहां से वह बहुत कुछ चाहते हैं, राहुल गांधी ने उस विकास को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। तो राहुल गांधी ने बहुत बारीकी से उन स्थितियों को रखने की कोशिश की है जिसके जरिए क्या वो उनका प्लान है कि वो वापस आ पाएंगे। हम चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी चूंकि अब आ रही हैं बोलने के लिए, अब पहले उन्हें सुनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ए.के. एंटनी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गुलाम नबी आजाद जी, दिग्विजय सिंह जी, पीसी चाको जी, अजय माकन जी, उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, भाइयों बहनों, देश के अलग अलग हिस्सों से आप यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह फसल की कटाई का समय है। किसान और उनका समस्त परिवार दिन रात खेतों में बिताता है। इसके बावजूद आपने समय निकाला और यहाँ पर भारी संख्या में आए, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आने से हम सबका आत्मविश्वास बढ़ा है, हम सबका संकल्प मजबूत हुआ है। गुजरे हुए अनेक वर्षों और दशकों के दौरान भारत को आपने मजबूती दी है। आपने अपना खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत से इस बात को सुनिश्चित किया है कि भारत दुनिया में सिर ऊंचा करके चल सके। तो फिर आज हम यहाँ क्यों आए हैं? हम आज यहाँ इसलिए जुटे हैं ताकि हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को पूरी ताकत से यह संदेश दे कि अब बहुत हो चुका है। किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों के हितों की इतनी बेदर्दी के साथ हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। आज हम यहाँ इसलिए जुटे हैं जिससे मोदी सरकार को यह संदेश पूरी मजबूती से दिया जा सके कि देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के गरीब उनके खोखले वादों और उनकी चाल को समझ चुके हैं। यही मोदी सरकार जो आपको अपनी जमीन के फैसलों से, जो आपके जीवन मरण का सवाल है, उसे दूर रखना चाहती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे, हमारी सरकार थी, तब समय समय पर एमएसपी में बढ़ोतरी की जाती थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्य सरकारों किसानों से धान, गेहूं और दूसरी पैदावार को खरीदकर उनको बोनस भी देती थी। यह बोनस एमएसपी के अलावा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? मोदी सरकार ने जहां एमएसपी को ना के बराबर बढ़ाया है, वही बोनस की परंपरा इनके निर्देश पर राज्य सरकारों ने समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के बेरुखी तो देखिए, एक तरफ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ। किसान कर्ज से दबे हुए दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। और सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है। हालत
तो ये हो गई है कि हमारी यूपीए सरकार ने कृषि को मजबूत बनाने के लिए जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, आज उनके लिए धनराशि काफी मात्रा में कम कर दी गई है। भाइयों और बहनों, सितंबर 2013 में हमारी सरकार सभी दलों की सहमति से भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक नया कानून लेकर आई थी। भाजपा भी शामिल थी, जिसके बारे में अब आज ये कह रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। मैं उनसे आज पूछना चाहती हूँ, क्या इसमें आपकी सहमति नहीं थी? इनका यह आरोप निराधार और बेबुनियाद है। किसानों के विरुद्ध षड्यंत्र तो आप ही रचा रहे हैं। आपने बड़े पैमाने पर उस कानून में बदलाव किए हैं जो किसानों के हितों के खिलाफ है। भाजपा का ये दावा है कि मोदी सरकार जो बदलाव ला रही है उससे ग्रामीण विकास, सिंचाई, देश की सुरक्षा, विद्युतीकरण, ज्यादा रोजगार और ज्यादा मुआवजा किसानों को मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या 2013 के कानून में ये सारे प्रावधान नहीं है? बिल्कुल है। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। अब जमीन आप बेचना चाहते या नहीं, उसकी परवाह किए बिना आपकी जमीन सरकार द्वारा निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण किए जाएगी। आपकी जमीन अधिग्रहण करने के बाद अगर 5 साल तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ तो वो आपको कब वापस मिलेगी, उसकी कोई समय सीमा नए कानून में बिल्कुल नहीं है, जबकि हमारे कानून में 5 साल की सीमा थी। इन्होंने ये भी बदलाव किए हैं, जो औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसके दोनों तरफ 1 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण करके आपके नहीं बल्कि निजी बिल्डरों के हितों की रक्षा की है। इनके कानून में आपका बहुफसली जमीन को भी अधिग्रहण किया जा सकता है। क्या इससे आपको आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान नहीं होगा? जिस तरह हमने किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक दलों, खासतौर से भाजपा और राज्य सरकारों की सलाह लेकर इसे बनाया था, क्या मोदी सरकार ने किया? इसका एक ही जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यही प्रधानमंत्री मोदी जो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि वह सबका साथ और सभी सहमति से देश को आगे चलाना चाहते हैं। इस नए कानून से केवल किसान और खेत मजदूर की नहीं बल्कि आदिवासी और वनवासी भाई बहनों की जिंदगी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में 14 दलों के साथ मिलकर हमने राष्ट्रपति महोदय को भी एक ज्ञापन दिया, जिससे आपके हितों की रक्षा की मांग की है। भाइयों और बहनों, गुजरे 11 महीने में क्या हुआ है? आज किसान गहरे संकट के दौर में गुजर रहा है। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंताजनक है। गेहूं के मामले में एक तरफ सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं खरीदने के समझौते कर रही है। पिछले एक साल में धान के मूल्य में 35% गिरावट आई है। कपास का मूल्य 25% गिर चुका है। गन्ने की बकाया राशि किसानों को नहीं मिल रही है। आलू के मूल्य में 80% गिरावट आ चुकी है और यही स्थिति रबर की भी है। और भी बहुत से पैदावार है जिनके सही मूल्य किसानों को नहीं दे रहे हैं। जैसे यही काफी नहीं हो, सरकारी नीतियों की वजह से यूरिया की भी बड़े पैमाने पर कमी हो गई है और इसका काला बाजारी हो रही है। किसानों की समस्याएं सिर्फ यही नहीं रुकती। सरकार ने रेल और केंद्रीय बजट के माध्यम से खाद के अनुदान में कमी कर दी है, जिसकी वजह से खाद की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इन्हीं कारणों से किसान कर्ज के जाल में फंसे हैं। पहले से भी अधिक चपेट में आ गए हैं। और कहाँ गए, मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ गए वे लोग जो चुनाव के दौरान किसानों को ना तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, उनको साहूकारों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। इनकी कटनी और करनी में बड़ा अंतर है। इन लोगों के दिल में कुछ और जबान पर कुछ। हमारी यूपीए सरकार ने देश के जरूरतमंद लोगों के लिए जो कानून और योजनाएं बनाए थे, चाहे महात्मा गांधी नरेगा, खाद्य सुरक्षा, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे और मेरी बहनों के लिए हो, इनकी धनराशि में भारी कटौती की जा रही है। इससे करोड़ों देशों के जीवन में बुरा असर पड़ेगा। क्या ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या यही उनकी नीति और नियत है? मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि मोदी सरकार का रवैया पूरी तरह से किसानों, मजदूरों और गरीबों के खिलाफ है। इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हम सबको एक नई ऊर्जा मिली है और उसी ऊर्जा से उभरी हुई मजबूत ताकत से हम आपके और तमाम वे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन सब के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे और उन ताकतों को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारी आज़ादी की विरासत से मिले महान मानव मूल्यों को तहस नहस करना चाहते हैं। हम बिना किसी डर के इन सब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे। हम सत्ता से बाहर भले ही हो गए हैं, लेकिन हमारे इन प्रयासों में कभी भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देंगे। तो भाइयों और बहनों, आज इस रामलीला मैदान से यह संदेश साफ साफ और जोरदार आवाज में जाना चाहिए, किसान की आवाज ना दबी है, ना दबेगी। एक बार फिर आप इस गर्मी में इतनी भारी संख्या में यहाँ
इस रैली में आना है। मैं एक बार फिर आप सबको